तिवारी आईएएस एकेडमी अलवर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनिल शर्मा। विगत कक्षा में अपन ने व्यंजनों के संदर्भ में आभ्यंतर यत्न के बारे में पढ़ा। आगे व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो है बाह्य यत्न के आधार पर। किसके आधार पर? बाह्य यत्नों के आधार पर। तो बाह्य यत्नों के आधार पर व्यंजनों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। स्वर यंत्री के आधार पर। किसके आधार पर? स्वर यंत्री के आधार पर। तो स्वर यंत्री के आधार पर जो स्वर हैं, जो व्यंजन है, इनको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला होता है घोष या सघोष, घोष या सघोष, और दूसरा होता है अघोष। पहला घोष या सघोष, दूसरा होता है अघोष। घोष या सघोष से तात्पर्य क्या है कि किसी भी प्रकार की नाद या गूंज उत्पन्न होना क्या कहलाता है? घोष या सघोष। जिसमें किसी भी प्रकार की नाद या गूंज उत्पन्न नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं घोष या सघोष। तो घोष या सघोष से तात्पर्य क्या है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर यंत्रियां होती है वो आपस में क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती हैं, और जो वायु होती है वो धक्का मार के क्या होती है? बाहर निकलती है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की नाद, गूंज या ध्वनि उत्पन्न होती है। वे क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष कहलाते हैं। घोष या सघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं वर्ग के 3, 4, 5 अंतस्थ, है और सभी स्वर, ये सब आते हैं घोष या सघोष के अंतर्गत। 3, 4, 5 इनकी संख्या हो गई 15 है, क्योंकि वर्ग 5, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हो गए? 3, तो इस प्रकार से इनकी संख्या होती है 15। अंतस्थ वही ये, रे, ले, वे, इनकी संख्या भी 4। एक होता है और 11 होते हैं स्वर। इस प्रकार से घोष या सघोष वर्णों की संख्या होती है 31। कितनी होती है? 31। 15, 4, 19, 20 और 11, 31। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है संधि से संबंधित। प्रश्न ये है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद घोष या सघोष वर्णों के आने पर, घोष या सघोष वर्णों के आने पर प्रथम वर्ण के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण किया जाता है? विकल्प ए दे दिया जाए 1, बी दे दिया जाए 3, सी दे दिया जाए 4 और डी दे दिया जाए 2। तो इसका उत्तर होता है वर्ग का तृतीय वर्ण। कि पहले के बाद यदि घोष या सघोष वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण कर दिया जाता है? तृतीय वर्ण। जैसे इसमें वाक प्लस दान, तो के वर्ग का प्रथम वर्ण है। उसके बाद दे घोष या सघोष में आता है तो के का तृतीय वर्ण क्या होगा? गे। तो शब्द क्या बनता है? वाग्दान। आगे सुनते हैं। तो इससे संबंधित यहाँ प्रश्न ये बनता है। तो ये थे कौन से वर्ण? घोष या सघोष वर्ण। दूसरा आता है इसमें अघोष। अघोष से तात्पर्य जिसमें किसी प्रकार की नाद या गूंज उत्पन्न नहीं होती है, यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो स्वर यंत्रियां होती हैं वे आपस में सिकुड़ती नहीं है और वायु आसानी से क्या हो जाती? बाहर निकल जाती है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की नाद, गूंज या ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। वे क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष के अंतर्गत जो शेष वर्ण हैं, यानी वर्ग के
1 2 और इसमें आता है आपका शे से। तो इस प्रकार से इनकी संख्या होती है 13। कितनी होती है? 13। अब इसमें तो ये थे अघोष वर्ण। यहाँ पर भी प्रश्न बनता है संधि से संबंधित कि वर्ग के तृतीय वर्ण के पश्चात यदि अघोष वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण? अघोष वर्ण आते हैं, तो तृतीय वर्ण के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण किया जाता है? विकल्प ए 1, विकल्प बी 5, विकल्प सी 2, विकल्प डी 4। तो वर्ग का तृतीय वर्ण हो, उसके बाद अघोष वर्णों के आने पर तृतीय वर्ण के स्थान पर सदैव उसी वर्ग का प्रथम वर्ण कर दिया जाता है। कौन सा वर्ण? प्रथम वर्ण। जैसे उद प्लस साह, तो दे वर्ग का तृतीय वर्ण है। उसके बाद अघोष में क्या आता है? वर्ग का पहला दूसरा शे से। तो इस कारण इसके स्थान पर प्रथम वर्ण क्या हुआ? ते। तो शब्द क्या बनता है? उत्साह बनता है। आगे सुनिए। तो ये था किसके आधार पर? स्वर यंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा आता है इसमें श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर। किसके आधार पर? श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर। तो श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण वही दो भागों में किया है, जिसमें पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प का मतलब कम, महा का मतलब अधिक। अर्थात अल्प प्राण से तात्पर्य वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं वर्ग के 1, 3, 5 अंतस्थ सभी स्वर और इसके साथ अनुस्वार को भी रखा गया है। इसको अनुस्वार अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग के 1 से 5 अंतस्थ सभी स्वर और अनुस्वार। इनकी संख्या भी होती है 15। कैसे? 5 वर्ग थे, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण? 3। तो इस प्रकार से इनकी संख्या भी कितनी हो गई? 15। अंतस्थ होते हैं 4, स्वर वही 11 है और 1 अनुस्वार। तो इनकी संख्या भी कितनी होती है? 31 होती है। ऐसे में तो ये थे अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण से तात्पर्य क्या होता है कि जिनका उच्चारण करते समय अत्यधिक श्वास वायु की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आता है वर्ग के 2, 4 ऊष्म और 1 आता है इसके अंतर्गत विसर्ग। तो 2, 4 वर्ग के ऊष्म और विसर्ग वर्ण। तो 2, 4 से मतलब वर्ग 5, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हो गए? 2। तो संख्या हो जाती है 10। ऊष्म वर्णों की संख्या 4, 1 होता है विसर्ग। इस प्रकार से महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 15 हो जाती है। ठीक है। अब अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर, जैसे के, खे, गे, घे, गे, ये वर्ग का पहला वर्ण, ये द्वितीय वर्ण, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम। तो पहला और तीसरा और पांचवा होता है अल्पप्राण, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। कैसे? कि प्रथम वर्ण में उच्चारण करते समय कम श्वास वायु की आवश्यकता होगी,
और द्वितीय वर्ण में अत्यधिक श्वास वायु की आवश्यकता होती है। हम बोलते हैं कि मैं धोखा खा गया। क्या खा गया? धोखा। तो कै में कम, किंतु धोखा नहीं होता, शब्द होता है धोखा। तो कै में कम, खे में अधिक। तो इस कारण 1 3 5 होता है अनप्राण, 2 4 होता है महाप्राण। ठीक है, तो इस प्रकार से यत्नों के आधार पर ये व्यंजनों का क्या होता है? वर्गीकरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, उच्चारण स्थान से तात्पर्य